दोस्तों एक सवाल है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन सुनना पड़ेगा। अगर किसी माँ को यह पता हो कि अगले कुछ मिनटों में उसकी मौत होने वाली है और उसके पास एक मौका हो खुद को बचाने का, क्या वो अपने बच्चे को छोड़ देगी? आप और मैं जानते हैं जवाब है नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या एक माँ को कभी ऐसी सिचुएशन में होना ही चाहिए था? क्या उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ना चाहिए था, या फिर ये लड़ाई किसी और को लड़नी चाहिए जिसे हम सिस्टम कहते हैं? अब धीरे धीरे आराम से इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम की कहानी है जो हर बार फेल होता है और हर बार हम कहते हैं अगली बार नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर हो जाता है। जगह है जबलपुर और वहां का बरगी डैम। अब अगर आप कभी वहां गए हो तो आपको पता होगा ये जगह कितनी पीसफुल है। पानी शांत, हवा ठंडी, सनसेट व्यूज, मतलब एकदम पोस्टकार्ड जैसा दृश्य। और शायद इसी वजह से लोग वहां जाते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी राहत लेने। लेकिन उस दिन उसी शांति के नीचे एक काओस छुपा हुआ था। 30 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे क्रूज पानी में चल रहा था, जिसमें फैमिलीज बैठी थी, बच्चे हंस रहे थे, रील्स बन रही थी, कोई गाना गा रहा था। मतलब वो वाला सीन जहां आपको लगता है लाइफ इज गुड और फिर अचानक हवा तेज हो जाती है। अब देखो, वेदर चेंज होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो डेंजरस था। हवा की स्पीड करीब 70 से 75 किलोमीटर पर आवर। अब इमेजिन करो, इतनी तेज हवा और उसके बीच एक क्रूज, और वो भी ओवरफिल्ड। हाँ, ओवरफिल्ड, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि करीब 40 से 45 लोग सवार थे, लेकिन ऑफिशियल टिकट सिर्फ 29। अब ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। थोड़ा और बैठा लो, क्या फर्क पड़ेगा? और यहीं से ट्रेजेडी शुरू हो जाती है। उस चंद मीटर के फासले ने कई हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट जो है 29 ही काटी गई, यानी जितनी क्षमता थी उससे कई ज्यादा भीड़ बढ़ाई गई, बेवकूफ बनाया गया था टिकट कम काटकर। लेकिन ये सब बातें लहरों के सामने थोड़ी ना टिकती है। पानी के अंदर के दृश्य भयावह थे। गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो कई घंटों की मशक्कत के बाद कई लाशें, 9 शव निकाले जा चुके हैं। संख्या और बढ़ सकती है। इन सारी संख्याओं के बीच में एक तस्वीर माँ और बच्चे के शव की आती है, जिसने देश में सभी की आंखों में आंसू ला दिया। एसडीआरएफ कह रही है कि 28 लोगों को निकाला गया, पर लापता लोग अभी भी है। मातम अभी भी मच रहा है, और यहीं से सवाल उठ रहा है कि इसे हादसा कहा जाए या फिर इंसानी गलतियों का वो नतीजा जो चेतावनी मिलने के बावजूद दोहराई गई। क्योंकि जब हवा की गति इतनी डरावनी थी तो इतने बड़े जोखिम के बीच पर्यटकों को बीच पानी में उतारने की इजाजत आखिर किसने दी? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी? अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, यह हादसा उस दिन शुरू नहीं हुआ। यह हादसा तब शुरू हुआ जब पहली बार किसी ने कैपेसिटी इग्नोर की, जब पहली बार किसी ने सेफ्टी को ऑप्शनल समझा, जब पहली बार किसी ने सोचा चलता है यार। और यही पहली बड़ी सीख है दोस्त। इस देश में हादसे अचानक नहीं होते, हादसे धीरे धीरे बनते, छोटी छोटी लापरवाहियों से। अब उस मोमेंट को इमेजिन करो, नाव हिल रही है, लोग पैनिक में है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई गिर रहा है, पानी अंदर आने लगा है, और उस काओस में एक माँ है। उसके पास लाइफ जैकेट है, लेकिन उसके बच्चे के पास नहीं है। अब यहाँ से कहानी दिल तोड़ने वाली हो जाती, क्योंकि उस माँ के पास एक चॉइस थी। वो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैं जाऊंगी तो तुझे लेकर जाऊंगी, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये ब्रूटल रियलिटी है। अब थोड़ा सिंपल साइंस समझते हैं। लाइफ जैकेट आपको पानी में तैरने में मदद करती है, लेकिन वो एक इंसान के वेट के लिए बनी होती है। जब दो लोग एक साथ उसे पकड़ते हैं तो बॉयंसी कम हो जाती है और दोनों नीचे जाने लगते हैं। मतलब ये फेलियर उस मोमेंट में नहीं हुआ, ये फेलियर पहले ही हो चुका था जब उस बच्चे को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। और यहाँ दूसरी बड़ी सीख है, सेफ्टी का मतलब सिर्फ इक्विपमेंट होना नहीं है। सेफ्टी का मतलब है हर इंसान तक सही चीज का पहुंचना। अब इमेजिन करो, पानी ठंडा है, सांस टूट रही है, बॉडी नम हो रही है, लेकिन उस माँ के हाथ ढीले नहीं पड़ते। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक इंस्टिंक्ट है। साइंस कहता है कि डेंजर में इंसान खुद को बचाता है, लेकिन माँ अपने बच्चे को बचाती है। अब जांच होगी, कमेटियां बैठेंगी, फाइलों में लिख दिया जाएगा इतने मरे, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जो मरे वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी की बीवी थी, किसी की बेटी थी। ये नहीं बताया जाएगा कि वो अकेले लोग नहीं मरे हैं, उनके साथ अनगिनत दुख जो है वो जिंदगी भर का लोगों को दे दिया गया है। और ये सब किस लिए? क्योंकि सुरक्षा मानकों को माना नहीं। खामियाजा आम आदमी को अपनी जान से चुकाना पड़ा। मुनाफा कमाने की इस दौड़ ने बरगी डैम में शांत पानी को खूनी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। और अब यहाँ सन्नाटा है, अपने को खोने का गम। लोग सवाल पूछ रहे कि लाइफ जैकेट ने माँ का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि तस्वीर जो है उसमें तो दिख रहा है माँ ने लाल रंग की जैकेट पहनी है, जिससे उसे पानी की सतह पर तैरता रहना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ माँ की ममता और विज्ञान के बीच एक दर्दनाक टक्कर है। लाइफ जैकेट पानी पर वैसे ही काम करती है जैसे हवा से भरा गुब्बारा। अब सवाल, क्या उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी चाहिए थी? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है, सिस्टम ऑलरेडी फेल हो चुका था। कागजों में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। और इसलिए यह दृश्य सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि सवाल खड़े करता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम वाकई पक्के होते, अगर नियम कागज तक सीमित ना होते, तो क्या ये तस्वीर रहती? क्या इनके जैसे जो औरों की मौत जबलपुर में हुई है वो होती? और असली सवाल यहीं से शुरू है, क्योंकि कहानी कोई भावनात्मक कहानी नहीं है, ये चूकों की परतें खोल चुकी कहानी है, जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
क्योंकि सुरक्षा के साधन होने का दावा किया गया था, संसाधनों के होने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद अगर जबलपुर में ये मौत होती है तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये बदकिस्मती थी या फिर लंबे समय से आ रही लापरवाहियों का नतीजा था? नाव पर सवार लोगों की संख्या से लेकर यहाँ पर बचाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता तक अनगिनत ऐसे सवाल है जिनको लेकर अगर आज सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो शायद अगली बार ये कहानी हम में से किसी एक की हो सकती है। और यही तीसरी बहुत जरूरी सीख मिलती है, जब सिस्टम फेल होता है तब इंसान अकेला पड़ जाता है। और यहाँ एक और शॉकिंग बात, हादसा किनारे से सिर्फ 300 मीटर दूर हुआ। 300 मीटर मतलब लिटरली बस सामने, लेकिन कोई टाइम पर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी। और यही चौथी सीख है, इमरजेंसी में आपकी किस्मत नहीं आपकी तैयारी काम आती है। अगर रेस्क्यू टीम रेडी होती, अगर स्टाफ ट्रेंड होता, अगर वेदर वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो शायद इतने लोग नहीं मरते। अब यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल, क्रू क्या कर रहा था? उस सर्वाइवर्स ने कहा कि क्रू पहले ही कूद गया। अब अगर ये सच है तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये बेट्रियल है। और यही पांचवी सीख, जब जिम्मेदारी लेने वाले लोग भाग जाते तो हाथ से मौत बन जाते हैं। अब वापस उस तस्वीर पर आते हैं, एक माँ जिसकी आंखें बंद है लेकिन उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं है। दोस्तों वो माँ हार नहीं गई, वो जीत गई, क्योंकि उसने आखिरी सांस तक प्यार निभाया। लेकिन हम हार गए, हमारा सिस्टम हार गया, हमारी सोच हार गई। और अगर हम अब भी नहीं बदले तो अगली कहानी शायद हमारे घर की हो सकती है। और इसलिए ये घटना अपने आप में एक घटना है, लेकिन ऐसी घटनाएं और हो सकती है, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन जांच के नाम पर वहां सुविधाएं ना के बराबर। अब ऐसी जगह वहां जहां सीधे मौत हो सकती है, वहां नियम साफ होने चाहिए, मौसम की जानकारी होनी चाहिए, नाव की फिटनेस चेक होनी चाहिए। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, तेज आंधी की चेतावनी थी, सवाल उठना चाहिए कि किसने परमिशन दी। प्रशासन का अपना अलग रोना गाना है, हमारे पास पर्याप्त टीम नहीं है, लेकिन अब ये कौन बताए उस माँ बेटे की लाश को देखकर कि इस जान से बड़ा कुछ हो सकता है। क्योंकि चेकिंग के समय पैसा कौड़ी लेके दे के सब ठीक कर दिया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में नाव हादसों का मुख्य कारण तकनीकी खराबी से ज्यादा इंसानी चूक और निगरानी की कमी है। और जब तक लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी नहीं होगी, आज जबलपुर है, कल हो सकता है कोई और शहर हो, कोई और राज्य हो, कोई और जिला हो। जबलपुर के इस हादसे ने दिखाया है कागजों पर चलने वाली सुरक्षा असल जिंदगी में कितनी खोखली साबित होती, किस तरह सरकारी सिस्टम की ढिलाई आम आदमी की जान पर भारी पड़ती। किनारे से बस 300 मीटर की दूरी पर गोताखोरों का ना पहुंचना या सही समय पर सहायता ना मिलना, लाइफ जैकेट का ना होना, यह बताता है जहां मामला जान का भी है वहां हम कितने लापरवाह हैं। क्योंकि इस मौत को टाला जा सकता था, जब वो नाव डगमगाई होगी, जबरदस्त शोर मचा होगा। इसी स्थिति में अगर स्टाफ को सही ट्रेनिंग दी गई होती तो शायद लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लेते। लेकिन अक्सर नाव पर काम करने वाले लोग पेशेवर नहीं होते, वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति की समझ नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आप कहीं जाओ और कुछ भी गलत लगे तो चुप मत रहना, सवाल पूछना। इतने लोगों का जाना सिस्टम की हार है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। सवाल यह है कि क्या ये बलिदान व्यर्थ जाएगा? क्या ऐसे नियम कड़े होंगे, सही जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, जो मिसाल बन जाए? वो माँ जो मरकर भी अपने बच्चों को सीने से लगाए रही, वो आज पूछ रही है क्या हम अभी भी नहीं बदलेंगे? इसलिए अगली बार जब आप किसी क्रूज पर चढ़े और आपको लाइफ जैकेट ना मिले तो उस माँ की बेजान बाहों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल आपकी जान बचा सकता है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी जागे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बदलाव अवेयरनेस से आता है। ईश्वर उस माँ और उसके बच्चे को शांति दे और हमें इतनी समझ दे कि अगली बार कोई माँ इस तरह इस दुनिया से ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।